अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में आज हम टॉपिक देखेंगे प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एंड सब रूटीन्स। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आर द machine code that are used by machine or in assembly language by user to command the processor act accordingly. प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली मशीन कोड होते हैं जो कि या तो मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं या इस्तेमाल होते हैं, और जिन्हें यूज़र इस्तेमाल करता है प्रोसेसर को ये कमांड देने के लिए कि प्रोसेसर ने काम क्या करना है। These instructions are of various types. These are used in assembly language by user also. But in level language, user code is translated into machine code and thus instructions are passed to instruct the processor to do the task. हाई लेवल लैंग्वेज में चूंकि कोड मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर होता है, इसलिए इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेसर को ये इंस्ट्रक्ट करती हैं कि उसने ये काम कैसे करना है। अब प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन चेंजेस एड्रेस वैल्यू, अगर हम सिर्फ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए बात करें तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो एक्चुअली प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो होता है हमारा, उसमें उसका एड्रेस जो है चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी लेट्स सपोज आपकी मेमोरी में 4 इंस्ट्रक्शन पड़ी हैं, इंस्ट्रक्शन 1 2 3 एंड 4, और जब आप इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे होंगे तो आपके प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में एड्रेस जो है वो दूसरी इंस्ट्रक्शन का पड़ा होगा, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का काम ये होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रेडी करना प्रोसेसर के लिए। तो इसी तरह से जब आप इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे मूव करेंगे तो आपके प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट होगा और एड्रेस जो है वो तीसरी इंस्ट्रक्शन का स्टोर हो जाएगा। चेंज इन प्रोग्राम काउंटर कॉजेज अ ब्रेक इन द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इस तरह जब प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में चेंजेस आते हैं तो इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन में ब्रेक आता है। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की टाइप्स 6 तरह की होती है: कंपेयर इंस्ट्रक्शन, अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन, कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन, सब रूटीन्स, हॉल्टिंग इंस्ट्रक्शन और इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस। कंपेयर इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? कंपेयर इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफिकली provided which is familiar to a subtract instruction except the result is not stored anywhere but flags are set according to the result. compare instructions सब्ट्रैक्शन का काम एक्चुअली करती हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो कहीं स्टोर नहीं होता, बल्कि फ्लैग्स आर सेट अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। इनके रिजल्ट के तौर पर फ्लैग्स की वैल्यू सेट होती है। लेट्स सपोज कंपेयर R1 एंड R2, R1 R2 रजिस्टर्स है, रजिस्टर 1 एंड रजिस्टर 2। तो दो रजिस्टर्स की वैल्यूज को कंपेयर किया सिंपली, और इसका रिजल्ट जो है वो सिर्फ फ्लैग की वैल्यू सेट करने में इस्तेमाल होगा और कहीं पे स्टोर नहीं होता। अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन, इट कॉजेज एन अनकंडीशनल चेंज ऑफ एन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस टू अ न्यू लोकेशन। ये बिना किसी कंडीशन के सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करती है या सीक्वेंस के चेंज को एग्जीक्यूट करती है और उसको सिर्फ एग्जैक्टली एक न्यू लोकेशन पर मूव कर देती है। जैसे सपोज जंप L2, मूव R3 R1, गो टू L2। Conditional branch instruction. A conditional branch instruction is used to examine the values stored in the condition code register to determine whether the specific condition exists and to branch if it does. Conditional branch statement values को एग्जामिन स्टोर करने के लिए एग्जामिन होती है, स्टोर्ड वैल्यूज को एग्जामिन करने के लिए यूज होती है, और कंडीशन कोड रजिस्टर में चाहे उसमें आपके पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो। जैसे सपोज असेंबली लैंग्वेज का कोड है BE, ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है BE। R1 R2 रजिस्टर्स हैं। कंपाइलर इंस्ट्रक्शन एलोकेट्स। अब इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर जो है वो R1 में X को जो है स्टोर कर दिया और R2 में Y को, और ये L1 जो है ये लेबल है कि लेबल, आपको मैंने बताया था शुरू में, एक स्पेसिफिक कोड होता है, उसको एक हेडिंग टाइटल दे दी जाती है लेबल। तो जब हम गो टू लेबल 1 के नाम का इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसका मतलब ये है कि कंट्रोल को लेबल 1 पर ले जाओ। उसके बाद हॉल्टिंग इंस्ट्रक्शंस, NOP इंस्ट्रक्शन आती है इसके अंदर। इसका NOP इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है नो ऑपरेशन। इट कॉजेज नो चेंज इन द प्रोसेसर स्टेट अदर देन एन एडवांसमेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। ये प्रोसेसर की स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं करता और प्रोग्राम काउंटर में एडवांसमेंट कर देता है। हॉल्ट इंस्ट्रक्शन आती है। इट ब्रिंग्स द प्रोसेसर टू एन ऑर्डरली हॉल्ट रिमेनिंग इन एन आइडल स्टेट अंटिल रीस्टार्टेड बाय इंटरप्ट, ट्रेस, रीसेट और एक्सटर्नल एक्शन। हॉल्ट स्टेटमेंट प्रोसेसर को हॉल्ट कर देती है, यानी रोक देती है, हैंग कर देती है वहीं पर जहाँ पर वो है, यानी आइडल स्टेट में आ जाता है प्रोसेसर। कब तक? जब तक कोई इंटरप्ट नहीं आती उसके पास। इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन
interrupt is a mechanism by which an IO or an instruction can suspend the normal execution of processor and get itself serviced. इंटरप्ट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो कि इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस से आई हो और ऐसी इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेसर की नॉर्मल वर्किंग को रोककर अपनी आप अपने आप को पहले एग्जीक्यूट करवाने के लिए आई हो। इसमें रीसेट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। रीसेट ये प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए होती है। ट्रैप स्टेटमेंट, इट इज़ नॉन मास्केबल एज एन लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट। ट्रैप हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड वेक्टर्ड इंटरप्ट। ट्रैप इंस्ट्रक्शन, इसमें वो इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं जिनको प्रोसेसर ने पहले एग्जीक्यूट करना होता है। INTR इंटरप्ट, ये लेवल ट्रिगर्ड एंड मास्केबल इंटरप्ट होती है। इट हैज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी, इट कैन बी डिसेबल्ड बाय रीसेटिंग द प्रोसेसर। उसके बाद आती है सब रूटीन। सब रूटीन इज अ प्रोग्राम फ्रेगमेंट दैट लिव्स इन यूजर स्पेस, परफॉर्म्स अ वेल डिफाइंड टास्क, इट इज इनवोक्ड बाय another user program and returns control to the calling program when finished। सब रूटीन्स क्या होते हैं? सब रूटीन्स फंक्शन की तरह काम करती है। एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा सब रूटीन्स हो सकती हैं। जिस तरह एक फंक्शन एक नाम से बनाया जाता है और वो फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, इसी तरह से सब रूटीन्स भी एक अलग स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म कर रही होती हैं। डिटेल्स इसकी देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सब रूटीन एक्चुअली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही होती हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है, ये एक यूनिट होता है जो कि एक अलग से कोई काम परफॉर्म कर रहा हो। This unit can then be used in programs wherever the particular task should be performed। ये सब रूटीन या ये यूनिट आपने एक दफ़ा अगर बना दिया तो इसे आप प्रोग्राम में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाय कॉलिंग इट। जिस तरह फंक्शन एक दफ़ा बनाकर उसे कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं आप पूरे प्रोग्राम में, इसी तरह सब रूटीन बनाकर भी कहीं पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अ सब रूटीन में भी कॉल्ड अ रूटीन, सब प्रोग्राम, फंक्शन, मेथड और प्रोसीजर। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इस्तेमाल होती है लेकिन उसका नेम डिफरेंट हो सकता है। किसी में रूटीन कहा जाता है इसको, किसी में सब प्रोग्राम, किसी में फंक्शन, कहीं मेथड और कहीं प्रोसीजर। Technically, these terms all have different definitions. Subroutines are a powerful programming tool and the syntax of many programming languages includes support for writing and using them। Subroutine एक पावरफुल प्रोग्रामिंग टूल है जिसमें और इसका सिंटेक्स भी ऐसा होता है कि आप आसानी से उसमें प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकते हैं। Judicious use of subroutines, for example, through a structured programming approach, will often substantially reduce the cost of developing and maintaining a large program while increasing its quality and reliability। प्रोग्राम में अगर सब रूटीन अगर इस्तेमाल की गई तो आपका प्रोग्राम जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बन जाता है और इसमें प्रोग्राम को डेवलप करने की कॉस्ट और उसे मेंटेन करने की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है और क्वालिटी और रिलायबिलिटी प्रोग्राम की इंक्रीज हो जाती है। एडवांटेजेस की है कि डिकम्पोजिंग अ कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग टास्क इनटू सिंपलर स्टेप्स। ये सब रूटीन जो है आपके एक डिफ़िकल्ट या कम्प्लेक्स प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड करके आपके लिए आसानी पैदा कर सकती है और आपके प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच दे सकती है। कोई कोड अगर आपके प्रोग्राम में डुप्लीकेट हो रहा है यानी डबल टाइम्स अकर हो रहा है लेकिन क्योंकि आपको रोज़ यूज़ भी उसे बार बार करना है इसलिए आप उसे बार बार लिख रहे हैं, तो उससे बचने के लिए हम एक सब रूटीन बनाकर उसे बार बार इस्तेमाल कर लें तो हमारा नंबर ऑफ कोड जो है वो रिड्यूस हो सकता है। एनेबल यूजिंग रीयूज ऑफ कोड अक्रॉस मल्टीपल प्रोग्राम्स। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एक दफ़ा सब रूटीन बनाकर उसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। हर बार नई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Hiding a large programming task among various programmers or various stages of a project। प्रोजेक्ट में आपके टास्क में जो भी आपने प्रोग्रामिंग की है उसके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामर्स जो है हाइड करना चाहते हैं, सॉरी डिवाइड करना चाहते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, उन्हें हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम यूजर्स ऑफ द सब रूटीन। सब रूटीन को यूज़ करने वाले को उसकी डिटेल्स इम्प्लीमेंटेशन की नहीं दिखानी चाहिए, इसलिए हम वो भी हाइड कर सकते हैं। Improving readability of code by replacing a block of code with a function call where a descriptive function name serves to describe the block of code। इसमें सब रूटीन से हमारे कोड की रिलायबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। हम फंक्शन कॉल को इस्तेमाल कर लेते हैं बजाय इसके कि वो फंक्शन दोबारा लिखा जाए। Improving traceability, most languages offer ways to obtain the call trace which induces which includes the names of the involved subroutines and perhaps even more information such as file names and line। By not decomposing the code into subroutines, debugging would be severely impaired। इसमें ट्रेसेबिलिटी का जो काम है वो इम्प्रूव किया जा सकता है और उसमें ट्रेसेबिलिटी क्या होती है कि हमने अपने कोड को डिवाइड कर दिया सब रूटीन्स में
डिकम्पोज कर दिया और उसको डीबग करना भी आसान हो गया। डिसएडवांटेज की है कि कंपेयर टू यूजिंग इनलाइन कोड इन्वोकिंग a subroutine imposes some computational overhead in the call function. एज कम्पेयर टू इनलाइन कोड, यानी अगर आप सब रूटीन नहीं यूज़ करते और सब रूटीन के बगैर बिना बनाए हुए प्रोग्राम की निस्बत में और सब रूटीन वाले प्रोग्राम में डिफरेंस जो है वो कुछ यूँ होगा कि आपको सब रूटीन बनाने के लिए कॉल मैकेनिज्म जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सब रूटीन तब तक चलेगी नहीं जब तक कॉल नहीं होगी। A subroutine typically requires standard housekeeping code both at the entry to and exit from the function. जब आप सब रूटीन बना रहे हैं, लेट्स सपोज आपने सब रूटीन का कोड सपोज मेमोरी में या किसी रजिस्टर में स्टोर कर दिया एक जगह पर, तो इसका मतलब ये है कि आप उस रजिस्टर में या मेमोरी में एंटर हो गए हैं। अब वहाँ पे एंटर हो गए तो उससे एग्जिट होने का भी कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा। असेंबली लैंग्वेज में सब रूटीन्स किस तरह यूज़ होती हैं? प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच इंप्लीमेंट द साउंड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। हम प्रोग्राम ऐसी इंस्ट्रक्शंस की बेस पर बनाते हैं जिनकी मदद से प्रोग्राम का जो सोल्यूशन है वो हमें मिल जाए। तो आमतौर पर प्रोग्राम को सब टास्क में डिवाइड किया जाता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट डाटा वैल्यूज मौजूद होती हैं। सो वी स्प्लिट द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर यूनिट्स व्हिच सॉल्व अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसलिए जो प्रोग्राम है वो स्प्लिट किया जाता है स्मॉलर यूनिट्स में, और उन यूनिट्स में स्प्लिट करने को हम कहते हैं इस टास्क को सब रूटीन या फंक्शन भी कहते हैं, प्रोसीजर्स भी कहते हैं। In assembly language, we use the word subroutine for all subprograms to distinguish between functions used in other programming languages and those we used in assembly languages. Assembly language में subroutine इस्तेमाल किया जाता है वर्ड उन तमाम सब प्रोग्राम्स के लिए जो कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जिन्हें हम सब प्रोग्राम्स कहते हैं, और यहाँ पर हम उन्हें सब रूटीन कहते हैं। The block of instruction that constitute a subroutine can be included at every point in the main program when that task is needed. The block of instruction that constitute a subroutine, वो इंस्ट्रक्शंस का कोड जो कि सब रूटीन कहलाता है, उसको हम किसी भी पॉइंट पे इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, यानी कहीं पर भी बनाया जा सकता है, कहीं पर भी कॉल किया जा सकता है। However, this would result in unnecessary waste of memory space. लेकिन अगर आप इस तरह बार बार उसे यूज़ करेंगे तो वो मेमोरी स्पेस एलोकेट हो रही है बिला वजह की, वेस्टेज है। तो इसके लिए हम सब रूटीन एक ही दफ़ा लिखते हैं और उसे बार बार कॉल कर सकते हैं। Rather, only one copy of instructions that constitute the subroutine is placed in memory and can be accessed repeatedly. सिर्फ एक कॉपी इंस्ट्रक्शंस की जो है हम लगाते हैं और उसे रिपीटेडली एक्सेस करते हैं। सब रूटीन के चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक एंट्री पॉइंट होता है, यानी वो लोकेशन जहाँ पर आपने वो पहली इंस्ट्रक्शन जहाँ जो स्टोर हुई है उसकी लोकेशन। उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स और मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन द पैरामीटर्स ऑफ द रूटीन। कुछ रिटर्न वैल्यूज, ऑब्वियसली जिस तरह फंक्शन कुछ रिटर्न करता है सब रूटीन भी कुछ रिटर्न करेगी। वर्किंग स्टोरेज, वर्क करने के लिए कुछ स्टोरेज स्पेस जो है एलोकेट हुई है वो भी इसमें यूज होगी। सब रूटीन को कॉल किस तरह किया जाता है? सब रूटीन की बात हम करें तो हमारे पास दो जो है तरीके वहाँ आइडियाज होने चाहिए। यू शुड बी एबल टू कॉल सब रूटीन फ्रॉम एनीवेयर। सब रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि इस प्रोग्राम में कहीं पर भी वो कॉल की जा सके। Once the subroutine is complete, it should return back to the place that called the subroutine. एक दफ़ा सबरूटीन कंप्लीट हो जाए कॉल होने के बाद, तो उसे दोबारा उसी लोकेशन पर वापस जाना चाहिए जहाँ से वो कॉल हुई थी, यानी कंट्रोल आपका वापस उस जगह पर चला जाए, उस इंस्ट्रक्शन पर चला जाए जहाँ से कॉल हुआ था। There are special instructions for transferring control to subroutines and restoring control to the main program. अब इस काम के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि कंट्रोल को ट्रांसफ़र करती हैं सबरूटीन तक, और सबरूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा कंट्रोल पर कॉल स्टेटमेंट पर आ जाती हैं। The instruction that transfers the control is usually termed as call, jump or branch to subroutine. आमतौर पर ये जो कंट्रोल ट्रांसफ़र करने वाली इंस्ट्रक्शन होती हैं इन्हें हम कॉल इंस्ट्रक्शन, जंप इंस्ट्रक्शन या ब्रांच टू इंस्ट्रक्शन कहते हैं। द कॉलिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड कॉलर। जिस प्रोग्राम को या जिस इंस्ट्रक्शन को कॉल किया जा रहा होता है उसे हम कॉलर कहते हैं, और सब रूटीन को जिस सब रूटीन को कॉल किया जाता है उसे हम कॉली कहते हैं। द इंस्ट्रक्शन दैट ट्रांसफर कंट्रोल बैक टू द कॉलर,
और वो इंस्ट्रक्शन जो कि कंट्रोल वापस कॉलर की तरफ लेकर आती है उसे हम रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं, ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन। कॉलिंग अ सबरूटीन रिक्वायर्स अ डेविएशन फ्रॉम द डिफॉल्ट सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब आप सबरूटीन कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोग्राम को सीक्वेंस वाइज एक्सेस नहीं कर रहे हैं, ना सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सबरूटीन जब कॉल होनी है सारी स्टेटमेंट्स छोड़कर प्रोग्राम ने आपकी पहली सबरूटीन को कॉल करके उन्हें एग्जीक्यूट कर देना, बाकी स्टेटमेंट्स छोड़ जाएंगी। तो सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूशन नहीं होती इसमें। when a program branches to a subroutine, जब कोई प्रोग्राम सबरूटीन की तरफ जाता है, the processor begins execution of the instruction that make up the subroutine and branch to the subroutine by modifying the program counter। तो ऐसे केस में होता क्या है, प्रोग्राम काउंटर में बाकी इंस्ट्रक्शंस का जो डाटा है वो निकल जाता है एड्रेस का, और प्रोसेसर जो है वो उस सब रूटीन की इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करके उन्हें यूज करना शुरू कर देता है। इन ARM द ब्रांच एंड लिंक इंस्ट्रक्शन इज यूज टू ब्रांच टू सब रूटीन। ये ARM जो है एक टेक्निक है ये डेवलप करने की, असेंबली लैंग्वेज की सब रूटीन्स डेवलप करने की। इसमें BL इंस्ट्रक्शन, ब्रांच एंड लिंक इंस्ट्रक्शन जो है वो इस्तेमाल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल BL माई सब रूटीन, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, माई सब रूटीन पॉइंट्स टू द फर्स्ट लाइन ऑफ अ सब रूटीन। ये सब रूटीन की जो पहली लाइन होगी ये उसको जो है पॉइंट आउट करती है। द इंस्ट्रक्शन सेव्स द करंट एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इन द लिंक रजिस्टर। इसी तरह से जो इंस्ट्रक्शन आपने करंट इंस्ट्रक्शन जो चल रही है उसका एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है, तो वो लिंक रजिस्टर में भी स्टोर होता है बिफोर प्लेसिंग द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सब रूटीन। When the subroutine has completed its task, the processor must be able to branch back to the instruction completely। अब जिस तरह पीछे हमने बात की, जब सबरूटीन ने अपना काम पूरा कर दिया, अब प्रोसेसर ने वापस रिटर्न होना है उस इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो टू रिटर्न फ्रॉम द सबरूटीन वी मूव द वैल्यू स्टोर्ड इन द लिंक रजिस्टर टू प्रोग्राम काउंटर। इस रिटर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यू LR रजिस्टर में हमने स्टोर करवाई थी उसको वापस प्रोग्राम काउंटर में ले आते हैं, और इसकी वजह इससे क्या होगा कि प्रोसेसर अपनी नॉर्मल रूटीन पर वापस आ जाता है। जिस तरह BX रिटर्न बैक टू द इंस्ट्रक्शन आफ्टर सबरूटीन कॉल, और उसके बाद वो उसको मूव कर दिया वापस प्रोग्राम काउंटर में। पैरामीटर्स पास किए जाते हैं किस तरह से और क्यों। व्हेन कॉलिंग अ सबरूटीन, अ कॉलिंग प्रोग्राम नीड्स अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड टू द सबरूटीन द इनपुट पैरामीटर्स, द ऑपरेंड्स दैट विल बी यूज्ड इन कंप्यूटेशन in a subroutine or their addresses। Later the subroutine needs a mechanism to return output parameters। जब हम subroutine कॉल करते हैं, जैसे फंक्शन कॉल होती है, कुछ ना कुछ इनपुट पैरामीटर्स होते हैं। इनपुट पैरामीटर्स जो है दिए जाते हैं सबरूटीन को या फंक्शन को, एग्जीक्यूशन होती है और उसके बाद एक आउटपुट पैरामीटर्स भी रिटर्न किए जाते हैं फिर रिजल्ट के तौर पे। दिस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अ कॉलिंग प्रोग्राम एंड अ सबरूटीन इज रेफर्ड टू एज पैरामीटर पासिंग। इस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं पैरामीटर पासिंग। Parameter passing may be accomplished in three different ways. Number one, place the parameters in the registers. Number two, place the parameters in a block of memory. And number three, transfer the parameters and results on the hardware stack। ये तीन जो है तरीकों से हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, या तो पैरामीटर रजिस्टर पर रख दिए जाए या मेमोरी पर रख दिए जाए, या ट्रांसफर द पैरामीटर रिजल्ट ऑन द हार्डवेयर स्टैक। मेमोरी में हम रजिस्टर्स, मेमोरी या स्टैक, ये तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, तो उन्हीं को इस्तेमाल करके हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। द रजिस्टर्स ऑफन प्रोवाइड अ फास्ट कन्वीनियंट वे ऑफ पासिंग पैरामीटर्स एंड रिटर्निंग रिजल्ट्स। अब इन तीनों में से जो रजिस्टर्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ये फास्ट है पैरामीटर पास करने में और रिजल्ट को रिटर्न करने में, क्योंकि प्रोसेसर्स और रजिस्टर का क्या रिलेशन है ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह वो डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो हम जो है वो रजिस्टर्स के थ्रू पैरामीटर ये पास करने का तरीका देखेंगे। और दूसरी बात ये कि एक तो ये फास्टेस्ट तो है ही, दूसरा ये सिंपलेस्ट वे है पैरामीटर पास करने का यूजिंग रजिस्टर्स। Memory addresses, counters, and other data can be passed to the subroutines through registers. For example, a subroutine takes two strings of equal length as its input parameters. एग्जाम्पल है कि एक सब रूटीन सपोज दो स्ट्रिंग्स लेती है इक्वल लेंथ की एज एन इनपुट पैरामीटर। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स कैन बी पास्ड थ्रू द रजिस्टर 0 R0 and the starting address of both strings can be passed via the register R1 and R2 respectively। अब उसको कोड में किस तरह लिखेंगे इस चीज को, मूव R0 हैश स्ट्रिंग लेंथ, यानी R0 में स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है, उसके बाद LDR R1 इक्वल टू स्ट्रिंग 1। R1 जो है उसके पास पहली स्ट्रिंग का स्टार्टिंग एड्रेस है, और इसी तरह R2 के पास पहली दूसरी स्ट्रिंग का स्टार्टिंग एड्रेस है।
और फिर जो है बी एल माई सब रूटीन, ये क्या कर रहा है, ये सब रूटीन पर जंप कर रहा है, यानी हमने सब रूटीन कॉल की है। पासिंग द पैरामीटर्स थ्रू द रजिस्टर्स इज इजी एंड द सब रूटीन एज्यूम दैट पैरामीटर्स आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन द रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स के थ्रू पैरामीटर पास करना आसान है। उसकी वजह ये है कि सब रूटीन एज्यूम ये करती है कि पैरामीटर जो ऑलरेडी रजिस्टर्स में पड़े हुए हैं तो डायरेक्टली रजिस्टर्स के पास जाती है। रिजल्ट्स ऑफ अ सब रूटीन कैन आल्सो रिटर्न इन द registers or the memory location to store results can be passed as parameters via the registers. This method is limited by the number of available registers. Parameters तीन तरह के हो सकते हैं: pass by value, pass by reference and pass by name. In this method actual parameters are placed in parameter list. पास बाय वैल्यू का मतलब ये है कि जहाँ पर आपने पैरामीटर्स दिए हैं जिस स्टेटमेंट में, वहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स लिख दिए जाएं। पास बाय वैल्यू मीन्स यू आर मेकिंग अ कॉपी इन मेमोरी ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू एंड दैट इज पास्ड इन कॉपी ऑफ कंटेंट्स ऑफ द actual parameter. Changing the value in the subroutine will not change the actual value of the parameter. इसका मतलब पास बाय वैल्यू एक तो ये है कि ये आपने एक्चुअल पैरामीटर ही दे दिए जो आपने रिक्वायर्ड थे या जो इस्तेमाल करने थे। फिर मेमोरी में भी आपने वो एक्चुअल पैरामीटर ही स्टोर कर दिया और वो एक्चुअल ही यूज़ होते हैं, चाहे आप सब रूटीन की वैल्यू बदल ही क्यों ना दें। पास बाय रेफरेंस, एड्रेस ऑफ पैरामीटर्स आर प्लेस इन द पैरामीटर लिस्ट। इसमें हम पैरामीटर नहीं देते, हम पैरामीटर का एड्रेस जो है वो दे देते हैं, और फिर रेफरेंस का मतलब यही होता है एड्रेस। तो जो सब रूटीन है वो उस एड्रेस को फॉलो करके पैरामीटर को पिक कर लेती है। और पास बाय नेम, वैल्यू और रेफरेंस देने की बजाय हम एक और तरीके से भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, वो है पासिंग बाय नेम। इंस्टेड ऑफ पासिंग आइदर द वैल्यू और द रेफरेंस ऑफ द पैरामीटर, अ स्ट्रिंग कंटेनिंग द नेम ऑफ द पैरामीटर इज पास्ड। हम डायरेक्टली पैरामीटर का नाम लिख सकते हैं। नाम, वैल्यू और एड्रेस, ये तीन चीज़ें होती हैं। या तो हम उसकी वैल्यू दें पैरामीटर की, लेट्स सपोज वैल्यू 10 थी किसी भी पैरामीटर की और नाम उसका x है, तो 10 वैल्यू है और x जो है उसका नेम है, और रेफरेंस क्या है, जो मेमोरी में उसका लोकेशन का एड्रेस है, वो रेफरेंस है। तो ये एक एग्जांपल है, एक प्रोग्राम है समझी लैंग्वेज का, जो कि ये सब रूटीन्स को ही फॉलो करके जो है इस तमाम इंस्ट्रक्शन जो पीछे हमने पढ़ी हैं उन सब इसमें जो इस्तेमाल हो रही है। कर ये क्या रहा है, दिस सब रूटीन टेक्स अ नंबर एज इनपुट, एक्यूमुलेट्स द सम। एक नंबर जो है वो इनपुट लेता है, सम कैलकुलेट करता है और रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करता है। तो ये सिंपल प्रोग्राम जो है ये काम